Good evening, everyone. Hello, गुड़िया, हिमांशु, अपराजित, मन्यु, शानवी, अपराजिता। में शिक्षा का स्वरूप क्या था? वैदिक काल में शिक्षा जन्म से मृत्यु तक किस तरह से संस्कारों से आबद्ध थी? बौद्ध काल के बाद शिक्षा में क्या गुणात्मक परिवर्तन आया? इस्लाम के अंतर्गत शिक्षा का क्या स्वरूप था? अंग्रेजों के काल में शिक्षा की क्या स्थिति थी? अंग्रेजी काल में किस तरह से क्रमशः शिक्षा का विकास हुआ? भारतीयों ने किस प्रकार शिक्षा को आकार देना शुरू किया, खासकर राजा राम मोहन राय? लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का कौन सा नया मॉडल दिया? हेलो मोहित, मिन्नी, अपराजिता, युवराज, हरिओम। चार्ल्स वुड शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल क्या था जिसके आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? क्रमशः कैसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी शिक्षा तक आयोग बने और क्रमशः इन आयोगों में क्या क्या विकास हुए? इन भिन्न आयोगों का क्या क्या अलग अलग काम था और गांधी जी का वर्धा शिक्षा योजना क्या था? यहां तक की यात्रा हमने कल तक पूरी कर ली थी। अब इसके आगे हेलो तुलेश्वर, अंजलि, वंदना, अंशु, इसके बाद जस्ट आता है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। हाँ जी, श्वेता, मिली, हेलो जय, वेलकम इन योर फर्स्ट क्लास। हाँ, डाउट है आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके पूछिए। तुलेश्वर जी, 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सार्जेंट के नेतृत्व में एक नेशनल एजुकेशन प्लान बनाया। इसमें क्या था? सयंतनी, yes I can write in English, no issue, but remaining student are agree with it or not? इस नेशनल एजुकेशन प्लान में कहा गया हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अंतर है। हायर एजुकेशन में शिक्षा का विकास, खास रूप से शिक्षा का विकास और वर्तमान क्या क्या नीतियां हैं, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, NEP 2020, और जो आप कह रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में है टीचिंग स्किल के बारे में कि किस तरह से टीचर को पढ़ाना चाहिए ताकि लर्निंग का उद्देश्य पूरा हो सके। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। प्राइमरी प्लस हाई स्कूल, इन दोनों के स्तर बड़े खराब थे, तो इनके सुधार की बात की गई सार्जेंट योजना में। हाई स्कूल में कहा गया कि हाई स्कूल के पहले हाई स्कूल को डिवाइड कर लिया जाए दो भागों में। इसको नाम दिया जाए जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल। सार्जेंट योजना में क्लियर बात की गई कि 6 से लेकर के 11 साल तक के स्टूडेंट्स को कंपलसरी और फ्री
एजुकेशन दिया जाए। सीनियर बेसिक स्कूल 2 तरह के होंगे। पहले में साहित्य पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर, और दूसरे में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें क्लियर बात की गई सार्वजनिक योजना में कि 40 साल में देश में शिक्षा फैला दी जाएगी। लेकिन खेर समिति बनी इसके बाद, खेर समिति ने 40 साल की सीमा घटा करके 16 साल कर दिया। हेलो सपना विजेंद्र। इसके बाद आता है राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन आयोग। पेपर 1 का सिलेबस गूगल पे मिल जाएगा। Sayantani, you mean to say I should explain in English? I should leave Hindi completely and switch over to English? Please clear it. राधाकृष्णन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 1949 में अपनी शिक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने, और इन्होंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया। Yes, I am explaining Hindi and English both. Radhakrishnan has given the comprehensive education plan. Before it, the educationist only emphasizes over segmentary plans like primary education, secondary education, intermediate, university higher education. Radhakrishnan clearly stated that before university, it is mandatory to complete the school education up to 12 years. After completing 12 years, you can be promoted to university, not before that. And university during academic year, 1 academic year, at least classes of 180 days should be performed. These 180 days may be divided into 3 terms, 3 semesters of 11 weeks each. I am very much confused. How can I handle both English and Hindi? No, it's not possible. Whether you have to, whether I can explain in English or in Hindi. So majority is in Hindi, so I will start in Hindi. राधाकृष्णन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाने के पहले 12 साल का स्कूली शिक्षा पूरी हो जाना चाहिए और 180 दिन 1 साल में यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र होना चाहिए, जिसको 11 हफ्तों को 3 सत्रों में 3 टर्म्स में बांटा जा सकता है। अब हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 3 उद्देश्य होना चाहिए। कौन कौन से? पहला, सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन। दूसरा, संस्कारी शिक्षा, लिबरल एजुकेशन। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। इन तीनों में प्रायोरिटी दी जाए जनरल एजुकेशन पे, बल दिया जाए, और इसी तरह से इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जाए। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए, यानी आईसीएस था उस समय, आईएएस की जगह,
विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन की उपाधि अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन स्टेट का भी विषय होगा और सेंटर का भी विषय होगा, इसलिए एजुकेशन को हम लिखेंगे कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे। यानी इस पे राज्य भी कानून बना सकेगा और देश भी। अब ये सब इन्होंने जो प्लान दिया उसके लिए इन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, और यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी जाए। चूंकि ये खुद भी टीचर रह चुके थे इसलिए उधर पे जानते थे। और इन्हीं के सिफारिश पे यूजीसी की स्थापना की गई 1953 में, एक ऑटोनमस बॉडी जिस पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। 1956 तक जाते जाते संसद में कानून पारित किया गया और यूजीसी को कानूनी मान्यता दे दी गई। इस तरह से 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे। अभी तो 1000 के आसपास, 1014। तो ये इसके बाद अगला शिक्षा आयोग है कोठारी, डॉक्टर डी एस कोठारी। 1964 में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और कहा गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ भारत की नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व में जो शैक्षणिक मानसिकता चल रही है उन सबका मदद लिया जाए। तो पूरे विश्व से शिक्षा शास्त्री इनवाइट किए गए, जैसे इंग्लैंड से, अमेरिका, रशिया, यूनेस्को, यूनेस्को के थे जेएफ मैकडगल, इनको सहकारी सचिव बना दिया गया। और इन्होंने कहा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा या राधाकृष्णन द्वारा बनाई गई है वो एकदम बेकार, किसी लायक नहीं, बड़ी रिजिड है। एजुकेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, कठोर शिक्षा पद्धति है। 1964 में काम शुरू किया था, 1966 में जाकर के इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, हाउ यू कैन बी रिजिड एज एजुकेशनिस्ट, बिकॉज शिक्षा इज द मोस्ट लिक्विफाइड प्रोसेस, मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोसेस। रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए शिक्षा में। इन्होंने कहा कि शिक्षा में कहीं से भी सामाजिक कार्य, सोशल सर्विस को स्थान नहीं दिया गया। तो पहले तो सोशल सर्विस को शामिल किया जाए, वर्क को एक्सपीरियंस के रूप में नहीं शामिल किया गया, सिर्फ किताबी ज्ञान, इसको भी शामिल किया जाए। और मोरल एजुकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको शिक्षा का अंग बनाए जाने की आवश्यकता है। मिडिल एजुकेशन को निश्चित रूप से कॉमर्शियल बनाया जाए, व्यवसायिक, और व्यवसायिक का सीधा सा अर्थ होता है तकनीकी कौशल प्रदान करना। और व्हाट अबाउट टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग भी होना चाहिए। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि अनुसंधान और कृषि से संबंधित विज्ञान ये भी नदारद है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा पर कम से कम 6% व्यय किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय आय।
इसके बाद आती है कोठारी आयोग की सिफारिशों पर 1968 में भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर की गई थी घोषणा? कोठारी आयोग कब की गई थी? 1968। कोठारी आयोग की शिक्षा नीति की विशेषताएं इनमें से क्या है? अब इस शिक्षा नीति में क्या थी? पहली तो 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। अध्यापकों की पदोन्नति और वेतन बढ़ाना। इन्होंने पहली बार त्रिभाषा फॉर्मूला दिया। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा भी इंक्लूड होनी चाहिए शिक्षा में। कृषि और उद्योग, इन शिक्षा का विकास करना। किताबों को सस्ता निर्माण करना। 6% जीडीपी का शिक्षा पर व्यय करना। और शिक्षा की संरचना 10+2+3 करना, यानी 10 सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष स्नातक कोर्स। ये नई शिक्षा नीति के कुछ हाइलाइट्स। तो ये नई शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, लेकिन 1986 में केसी पंत आ गए शिक्षा मंत्री। ये ऊपर जो देख रहे हैं केसी पंत, इन्होंने 12 खंडों में नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक नया अभियान चलाया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उस जमाने में ब्लैक बोर्ड ही नहीं थे क्लासेस में, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो एक नाम था। इसका मतलब यह था कि प्राथमिक शिक्षाओं में जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं, लाइट होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बेंच, डेस्क, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, खिड़की, टीचर, बुक्स, ये तो हो कम से कम। तो इनके इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने कमाल कर दिया, यानी नेशनल लिटरेसी रेट को पहले नेशनल लिटरेसी रेट 36% हुआ करता था, इसको बढ़ाकर कर दिया 56%। बढ़ा करके नहीं कर दिया, सॉरी। नेशनल लिटरेसी रेट को बढ़ाना इसका उद्देश्य था कि सन 2000 तक 36% से बढ़ा करके 56% करना इसका उद्देश्य था। कोठारी आयोग में जो 6% है, एक देश जैसे भारत देश 100 रुपए कमाता है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 100 रुपए तो नहीं कमाता होगा, 100 अरब खरब कमाता। 100 रुपए टोटल भारत देश का खर्च। तो कोठारी जी ने कहा कि इसमें से 100 रुपए जो आप खर्च करते हो, कम से कम 6 रुपए आप खर्च कर दो शिक्षा पर, यानी टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें 6% शिक्षा पर जाना चाहिए, जितना भी हो। और इन्होंने वही बात फिर से रिपीट की कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक बनाया जाए।
इन्होंने शिक्षा को सीधे जोड़ा केसी पंत ने अर्थव्यवस्था से। यह विशेष बात थी। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जब फलेगा फूलेगा तभी हमारी अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी। और दूसरी विशेष बात इनकी थी कि इन्होंने कहा कि शिक्षा सीधे सीधे समाज से जुड़ी होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार होना चाहिए। पाठ्यक्रम सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी संविधान के उत्तम सिद्धांतों को आत्मसात करें, राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता उनके अभिन्न मूल्य हों, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को समझें और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हो। सामाजिक न्याय क्या होता है? नेशनल लिटरेसी रेट होता है राष्ट्रीय साक्षरता दर। पहले दूरदर्शन जब चैनल हुआ करता था तो उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट आता था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और बड़ा ही म्यूजिकल एक लिरिक्स था ना, पूर्व से सूर्य उगा हुआ आंधिया उजियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा जीवन सारा। ऐसे कुछ किसी ने देखा है? अच्छा, आपकी माँ जॉब करती है, वेरी गुड। सामाजिक न्याय क्या होता है? एक न्याय होता है जो हमें अदालत में मिलता है, एक न्याय होता है जो समाज में मिलता है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के सभी लोगों का एक दायित्व है कि समाज हमारा ऊपर उठे, ऊपर की दिशा में गति करे, किसी का शोषण ना हो समाज में, किसी का ह्यूमिलिएशन ना हो। अब इतने सारे आयोग हो गए, इतने सारे, गुड डिस्पैच, हंटर आयोग, रैले आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोंग समिति, सार्जेंट योजना, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, याद कैसे होगा? इनका गठन कब हुआ, इनके मुख्य सिफारिशें क्या थी, इनका परिणाम क्या था? कालमी कौन हो तुम? तो इसके लिए चिंता का विषय नहीं है, मैंने ये टेबल बना दिया है, आयोग, उनके गठन का वर्ष, उनकी सिफारिशें और उनका परिणाम, और पीछे आपको समझा भी दिया है। तो बस थोड़ा सा पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस सीक्वेंस को याद रखिएगा और हर योजना की जो मुख्यतम बात है वो दिमाग में रखना है। तो ये सारी कहानियां तो हैं आजादी के पहले, आजादी के तुरंत बाद। इसके बाद भी शिक्षा के बहुत सारे आयोग आए। राममूर्ति समिति आई 1990 में, यशपाल समिति आई 2008 में, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये तो क्वेश्चन आएगा, यार आता ही आता है, तभी तो मैंने ये बनाया है। क्या विशेष अनौपचारिक शिक्षा? अच्छा, तो उनकी जॉब है कि नहीं है? गवर्नमेंट का तो काम ही है। जॉब तो नहीं खत्म हुई ना? तो बड़ा दुखद दुखद घटना है। तो 1 मिनट के लिए इस पे मौन रखेंगे हम लोग, और मैं तब तक नया पीपीटी अपलोड करता हूँ। हाहाकार नहीं मचाएंगे कि स्टक हो गया, स्टक हो गया, कोई स्टक स्टक नहीं हुआ। कुछ तो कहते हैं सर हिल ही नहीं रहे, स्टैचू हो गया।
भूमिका। राधाकृष्णन समिति को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग की आधारशिला रखी गई। सीरियस करना है। 1952 से लेकर के 53 तक आज भारत के प्रधानमंत्री आए थे हमारे शहर में और उनकी सुरक्षा में व्यापक चूक हो गई और वो चले गए। जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या करेंगे? मदलियर आयोग छोड़ो, क्या हुआ वो न्यूज में देखेंगे। मिस्टर मदलियर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मदलियर, ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का गठन किया गया। तो ये रिपोर्ट बेसिकली माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? संगठन, माध्यमिक शिक्षा की सामग्री, प्राथमिक और बुनियादी और उच्च शिक्षा, इसके संबंध में क्या सुधार किया जाना चाहिए, इसके लिए उपाय इसने सुझाए। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि एक टैक्स, सब टैक्स लगाया जाए, उपकर व्यापारियों पर, इसका नाम रखा जाए औद्योगिक शिक्षा उपकर। और इससे जो राशि एकत्र की जाएगी वो माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिए उपयोग की जाएगी। चौदह साल तक फ्री एजुकेशन की अनुशंसा इन्होंने भी की।
कोठारी आयोग उसके बाद आया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन्नीस की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी कोठारी आयोग पर ही बनी थी। एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 की। राष्ट्रीय नीति 1986। इसमें कहा गया कि गरीबों के लिए पुअर फंड बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों के लिए शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया जाए। इसी के आधार पर इग्नू की स्थापना हुई। इसी शिक्षा में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया, यानी टेक्निकल एजुकेशन को बड़े पैमाने पर शुरू करने की कोशिश की गई। ये मुख्य मुख्य बात है। इसी तरह से 1992 में भी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई। और 1990 में आचार्य राममूर्ति आयोग ने इसको बनाया था। इसके कुछ कुछ प्रमुख उपबंध क्या थे? शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, नेशनल यूनिटी को डेवलपमेंट से जोड़ा गया। मोरल वैल्यूज को शिक्षा का मुख्य आधार बनाया गया। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिकता का विकास। मुझे ठंड लग रही है कि मुझे गर्मी लग रही है, ये चर्चा छोड़ के जो विषय वस्तु की बात हो रही है उस पर ध्यान दो। I can take care of myself. वर्ष 2009 में यशपाल समिति का गठन किया गया। यशपाल उसमें जेएनयू के चांसलर थे। मैं उसमें जेएनयू में ही था। प्रोफेसर यशपाल विश्व स्तर पर भौतिक विज्ञानी और प्रोफेसर थे। तो यशपाल कमेटी ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस की वकालत की। तो इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज जो भी हैं इनको ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक संस्थान पर ये निर्भर ना रहे। अरे रिपोर्ट 2009 में सौंपा ना,
मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पहले जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर कर सकते हो। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन ना दिया जाए। यशपाल कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट दी कि बहुत सारी संस्थाएं जैसे MCTE, AICTE, UGC, इन सभी को एक निकाय से रिप्लेस कर देनी चाहिए और इस निकाय में कुल 7 सदस्य ही होंगे, जो कि अभी हो गया। इनका प्रमुख जोर था कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव शैक्षणिक संस्थान पर न हो, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न हो। और जो CHER हो ना, इसका जो हेड हो, इसकी स्थिति चुनाव आयुक्त के समानांतर हो, इलेक्शन कमीशन जैसे किसी भी दबाव में नहीं आता और वो निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसी तरह से शिक्षा भी निष्पक्ष होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। 2019 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। CHER का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। NCET तो ये सभी जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑटोनमस क्या होता है? ऑटोनमस को हिंदी में कहते हैं स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब है कि जो किसी भी संवैधानिक निकाय पर अपने जरूरतों के लिए निर्भर ना हो। अगर ये किसी मंत्रालय पर निर्भर रहेगा तो मंत्री की बात को मानना पड़ेगा, फिर ये निरपेक्ष नहीं रह जाएगा। कोई आपको फंड देता है तो फंड के साथ साथ फेवरिज्म भी डेवलप हो जाता है। अब हमें 100 रुपए हो और हमको 3 लोगों में बांटना हो, 33 रुपए सबको देना हो, और हमें पहला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है, दूसरा भी प्रिय है, तीसरा अप्रिय है, तो पहले और दूसरे को तो देने में आराम से दे देंगे क्योंकि ये हमारे काम आता है। तीसरा व्यक्ति हमारे काम किसी नहीं आया है तो इसको हम परेशान करेंगे, फाइलों में अटकाएंगे, तो ये हमारे किसी काम आ जाएगा तो हम इसको आसानी से दे दिया करेंगे।
तो इससे फेवरिज्म डेवलप होता है, जो एक निष्पक्ष निर्णय लेने में बाधक है। इसलिए स्वायत्त का मतलब यह है कि किसी भी निकाय पर निर्भर नहीं रहेगा हायर एजुकेशन। संवैधानिक व्यवस्था जो है उसके अकॉर्डिंग बिना किसी की अनुमति के इसको जितना निर्धारित है उतना धन मिल जाएगा। हाँ, ये धन खर्च करने के बाद इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, वो अलग विषय है। तो हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। तो इसमें दो लोगों ने अपना संस्तुति दिया था, S.R. सुब्रमण्यम कमेटी और K. कस्तूरी रंगन। इन दोनों के सिफारिश के आधार पर इसको तैयार किया गया था और MHRD द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक दस्तावेज। तो इसमें एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना प्रस्तावित की गई है, वो है 5+3+3+4 का डिजाइन, जो कि 3 साल से लेकर के 18 साल तक के लोगों को कवर करता है। इस नीति में एक नया राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण SSRA बनाने का प्रावधान। स्टेट स्कूल रेगुलेशन अथॉरिटी और इसके अंतर्गत शामिल हैं 800 विश्वविद्यालय, 40,000 कॉलेज, 15,000 अदर इंस्टीट्यूट, तीन प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये प्रस्तावित करता है। पहला रिसर्च यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज और ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद का एक अधिनियम बनेगा और उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम का एक ऑटोनमस बॉडी बनेगा जो रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेगा। और MHRD का नाम बदल करके कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि कर दिया गया। इन्होंने उद्देश्य बनाया है कि 2025 तक प्री प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना, यानी भारत में जितने भी बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन तो मिल ही जाना चाहिए। और 2025 तक पूरे भारत में सभी को लिटरेट करना, साक्षर बनाना। लिटरेट और एजुकेटेड में अंतर है, साक्षर और शिक्षित में अंतर है। साक्षर वो होता है जो अक्षर को पहचान सकता है, शिक्षित वो होता है जो पढ़ा लिखा हो। तो इसमें साक्षरता को उद्देश्य बनाया गया।
इसी के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि एक शीर्ष आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। तो यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसको हम एक पूरी क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आजादी के बाद उच्च शिक्षा की स्थिति है। जैसे अभी तक हमारा फॉर्मेट क्या था एजुकेशन का, 10+2+3, यानी 10वीं तक स्कूलिंग, 11वीं 12वीं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। उसको इन्होंने ऐसे बाइफरकेट किया है। 5वीं तक जैसे होता है किंडरगार्टन, यूकेजी एलकेजी, उसमें किताबी ज्ञान तो बहुत कम रहेगा, अन्य बहुत ज्यादा रहेगा, करके सीखना। इसके बाद अगले 3 साल यानी 8वीं तक, फिर अगले 3 साल 11वीं तक। ये इस फ्रेमवर्क को हम डिटेल में अगली स्लाइड में समझेंगे विस्तार से, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अगला मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, नई शिक्षा नीति को विस्तार से, जो वर्तमान में है। क्योंकि नई शिक्षा नीति को इतने शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता। दोनों नियम मतलब कौन कौन से 2 नियम मैंने बताया?
वो ए बी करके दोनों देता ना, वो तो कॉमन सेंस की बात। ऐसा थोड़ी ना कि जिसमें दो लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मोदी जी द्वारा ये नई शिक्षा नीति लाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की। तो ये 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी है उसको रिप्लेस करेगा। कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया है। ब्रॉडली ये महात्मा गांधी और विवेकानंद इन दोनों के एजुकेशन पॉलिसी का समन्वय है। तो इसमें सभी उन विधाओं को शामिल किया गया है जो शिक्षा को कंप्लीट बनाती हैं और जो अभी तक कमियां थी। इसकी घोषणा की गई है 2020 में और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके हो गया है शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% GER को अचीव कर लिया जाएगा। GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। उन्नीस में जो पहले शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, जो कस्तूरी रंगन अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें नई शिक्षा नीति में पहली बार 6% GDP को लक्ष्य बनाया गया। GDP को व्यय किया जाएगा। अभी तक ये सिर्फ प्रावधान था, किया नहीं गया था। तो इसमें जो आपने प्रश्न पूछा कि इसमें डिजाइन है 5+3+3+4, ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। पहली तो बात, ये जो डिजाइन है ये 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पांच साल तक जो एजुकेशन होगा स्कूलिंग, इसको बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज। ये क्या है? 3 साल प्री प्राइमरी, और 2 साल 1 and 2 ग्रेड। ऐसे पूरे होंगे 5 साल। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 साल है इसको नाम दिया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। फिर नेक्स्ट 3 वर्ष इसको बोलेंगे मध्य चरण। इसमें 6वीं 7वीं और 8वीं की पढ़ाई होगी। और 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। तो ये डिजाइन समझ में आया? तो इसमें प्रावधान किया गया है NEP 2020 के तहत नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना। नेशनल, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है काफी।
ये जो संस्था है इसमें 2025 तक 3rd स्टैंडर्ड के लिए बेसिक फाउंडेशनल स्किल बनाया जाएगा, लिटरेसी यानी साक्षरता के लिए, न्यूमरसी के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक और बात है कि कक्षा 5 तक ये जो शिक्षा है इसमें कंपलसरी तो नहीं किया गया, लेकिन बल दिया गया है कि ये जो शिक्षा हो कक्षा 5 तक वो मातृभाषा में ही हो, यानी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में। और इसके आगे भी यानी 8वीं तक, 8वीं के बाद भी इसको प्राथमिकता दिया जाए मातृभाषा को। ये बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजियत से मुक्ति पाने का ये एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन भाषा चुनने के लिए किसी की बाध्यता नहीं होगी, जो इंग्लिश चुनना चाहे चुन सकता है। इसके अलावा प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये भी विकल्प उपलब्ध होगा। जो अभी भाषाएं प्रैक्टिस में नहीं है, मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत तो नहीं है, इसमें भी पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन को भी बड़ा ध्यान में रखा गया है, शारीरिक शिक्षा, जैसे विद्यार्थियों को बागवानी सिखाना, खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट। इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी हो तो वो पढ़ो, वो कोई रोक थोड़ी ना उसमें। योग को भी शामिल किया जाएगा। छठवीं क्लास से ही पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया। और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को लैंग्वेज की जरूरत तो हर स्टेज पे है ना। इंटर्नशिप क्या होता है पता है ना? इंटर्नशिप होता है कि कोई भी नौकरी और व्यवसाय ऐसे करना कि उसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही हो, यानी कर आप व्यवसाय रहे हैं लेकिन उसके पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन हो रहा है ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप नर्स बनना चाहती हैं तो किसी डॉक्टर के साथ इंटर्न बन जाइए, तो वो काम भी आप करोगे और सीखोगे भी कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे स्प्रिट लगाना है, कैसे पट्टी बांधनी है, स्टेथोस्कोप कैसे चलाना, थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे लेना, बीपी कैसे चेक करना है, ब्लड टेस्ट कैसे करना है। इसको कहते हैं इंटर्नशिप। तो ये 6वीं क्लास से ही शुरू हो जाएगा। जिस जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जब वो पढ़ लिख के निकले तो अपने विद्या में प्रवीण हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो टीचर बनना चाहता हो, तो वो हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हो तो हिस्ट्री वाले सर के साथ लगा दिया उसको, 10 क्लास सर ले रहे हैं, 4 क्लास वो भी ले रहा है, या सर जब पढ़ा रहे हैं तो बैठ करके सीख रहा है क्लास में कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब प्लानिंग कर रहा है कि कल तो हम सर को भी बाईपास कर देंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, बच्चे कहने लगेंगे कि सर से नहीं पढ़ना, इनसे पढ़ना है। हमारे यहाँ होता था, नवोदय विद्यालय में हम थे ना, तो जो शिक्षक दिवस होता था 5 सितंबर को, उसमें एक दिन के लिए हमें टीचर बनना होता था। तो मैंने ऐसा किया था, मैं SST पढ़ाता था, सोशल साइंस SSC। शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है SSC। उसमें मेरे हमेशा 90, 95, 98, 99 नंबर होते थे। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें आपको क्रिएटिव फ्रीडम है लिखने में ना। मुझे बड़ा मजा आता था अकबर के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखने में।
कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट सुधार किया, ये मोटा मोटी बात है। इसके डिटेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स वगैरह मुझे इसलिए नहीं पसंद आते थे, उसमें हर चीज फिक्स है, 2 + 2 = 4, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्या गंदे गंदे से नाम थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है वहां पे। लिटरेचर हमको इसलिए नहीं पसंद आता था, हिंदी जो है कुछ ज्यादा ही उसमें मतलब ना अलंकार लगा के इतना कॉम्प्लिकेट कर दो चीजों को। क्यों क्रिएटिव फ्रीडम क्या है, वो एक नए तरह का बंधन निर्मित हो जाता था। हिस्ट्री बिल्कुल बैलेंस्ड था। तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे कि सर आप तो हमारे टीचर से भी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो बड़ा खुश होता था। अब मुझे नहीं पता था कि बचपन में हम लोग यही सोचते थे आईएएस बने। एक ही चीज तो आती है यूपी बिहार में, आईएएस बनेगा लड़का, तो क्या करेगा, आईएएस बनेगा। आईएएस नहीं बन पाया तो पीसीएस बन जाएगा। 2 ही ऑप्शन है जिंदगी में, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। बाद में पता चला कि प्रोफेसर भी एक नोबेल जॉब है, टीचिंग भी एक नोबेल जॉब है। तो चलिए, तो इंटर्नशिप समझ में आ गया। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मिलते हैं 9 बजे क्लास में। प्रतिहार परमार। बाय बाय।